जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? सुबह हो गई है, सुबह के 7 बज गए हैं और मैं देवदत्त मिश्रा आपके प्यारे कोचिंग जंक्शन चैनल पर लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की सीरीज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज इस क्वेश्चन के साथ, इस प्रश्न के साथ। क्या लिखा है प्रश्न में? प्रश्न में लिखा है, किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है? आपको पता है विकल्प में कितने प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं? विकल्प में 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। प्रश्न नहीं, ऑप्शन की बात हो रही है। विकल्प में 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, रूस, भारत, जापान और चीन। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। भारत में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच हो रहा है, होने वाला है, कह लीजिए। कौन सा? कवच नाम से हो रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त कहने का मतलब भारत की सेनाओं के बारे में आप जानते हैं, इंडियन आर्मी यानी थल सेना जिसे कहते हैं, एयरफोर्स जिसे वायुसेना कहते हैं, और नेवी जिसे आप जल सेना कहते हैं, और कोस्ट गार्ड तटरक्षक बल। इन चारों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कवच नाम से आयोजित हो रहा है। कहां आयोजित हो रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान सागर और बे ऑफ बंगाल में आयोजित होगा। कहां होगा? अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। एक भारत का एकमात्र ज्वाइंट थिएटर कमांड कौन सा है? अंडमान और निकोबार ज्वाइंट थिएटर कमांड है। उस कमांड के निर्देशन में जो चारों बल हैं, कौन कौन से बल? भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना जिसे नेवी कहते हैं, और तटरक्षक बल। इन चारों का संयुक्त अभ्यास कवच नाम से आयोजित हो रहा है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको पता होगा कि इस समय भारत के सामने, भारत की सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा हुआ है चीन। और चीन के पास आप जानते हैं कि पहले से ही उसकी जितनी सेनाएं हैं, कह लीजिए कि एयरफोर्स, नेवी और जो भी सेनाएं हैं उसकी, थल सेना हो, जल सेना हो, वायुसेना है, उनका जो है सबका एक ऑपरेशनल इंटीग्रेशन हो चुका है। मतलब सब में क्या है, सारे सेनाओं में उनके समन्वय हो चुका है। जबकि भारत में अभी तीनों सेनाएं जो है, कह लीजिए अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तीनों सेनाओं के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, उनका अलग अलग असेट होता है, मतलब उनकी संपत्तियां अलग हैं, उनके वायुयान अलग हैं, उनके सैनिक अलग हैं, और समन्वय जो है बहुत कम है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत चाहता है कि भारत की सेनाओं में भी क्या हो? ऑपरेशनल इंटीग्रिटी हो। क्या हो? ऑपरेशनल इंटीग्रिटी, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारी जितनी सेनाएं हैं, जितनी प्रकार की सेनाएं हैं, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, सब एक साथ मिलकर के इंटीग्रेटेड वे में जो है युद्ध के लिए या किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रह सके। और उसका नाम इस अभ्यास के लिए क्या दिया गया है? इस अभ्यास का नाम दिया गया है कवच। कहां आयोजित हो रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित हो रहा है। अंडमान सागर में अभ्यास होगा और बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित होने वाले इस अभ्यास को कौन नेतृत्व देगा? तो उसका नाम है अंडमान और निकोबार ज्वाइंट थिएटर कमांड। ज्वाइंट थिएटर कमांड। और नोट कर लीजिए, यह भारत का एकमात्र ज्वाइंट थिएटर कमांड है। यानी इसके संरक्षण में तीनों सेनाओं के जो है, तीनों सेनाओं की टुकड़ी रहती है। वो कौन सा एकमात्र संगठन है भारत में? अंडमान और निकोबार ज्वाइंट थिएटर कमांड। भारतीय सेना के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत। कौन है? जनरल, मेजर जनरल विपिन रावत। अभी ये कह लीजिए कि भारत के पहले चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं। कौन? जनरल विपिन रावत। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो परीक्षा में आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। आज 24 जनवरी है। आज उत्तर प्रदेश अपना 71वां स्थापना दिवस मना रहा है। कौन सा स्थापना दिवस? 71वां स्थापना दिवस। अब इसमें घबराने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का इतिहास तो बहुत पुराना है, 4000 वर्षों से अधिक पुराना है।
आर्यों की जमीन रही है यह। आप जानते होंगे कि आर्य जब शुरू में बसना शुरू हुए तो उन्होंने दोआब को अपना क्षेत्र बना लिया। दोआब कहने का मतलब गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, दोआब को क्षेत्र बना लिया, और वहां से उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू होता है। लेकिन आधुनिक काल में एक कह लीजिए कि 1937 में अवध और आगरा प्रांत का संयुक्त मिला करके क्या कहते थे, इसको हम कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। क्या कहते थे? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी संयुक्त प्रोविंस के नाम से, संयुक्त राज्य के नाम से इसको, संयुक्त प्रोविंस के नाम से इसे जाना जाता था। किसे? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है वो पड़ा है 24 जनवरी 1950 को। कब पड़ा है? 24 जनवरी 1950 को। और आज क्या है? आज है 24 जनवरी 2021। यानी उत्तर प्रदेश को बने कितने वर्ष हो गए? 70 वर्ष हो गए। आज उत्तर प्रदेश के स्थापना का कौन सा वर्ष है? 71वां वर्ष है। आज ही के दिन 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा था? उत्तर प्रदेश पड़ा था। संयुक्त प्रांत के बजाय क्या पड़ा था? उत्तर प्रदेश। पहले इसे संयुक्त प्रांत कहते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की चर्चा आई है तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। बाकी जब उत्तर प्रदेश की विशेष सीरीज शुरू होगी तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? आपके सामने है, यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसमें राजकीय चिन्ह में देखेंगे 2 मछलियां हैं और क्या है? तीर कमान है। ये राजकीय चिन्ह में क्यों है? इसे माना जाता है कि यह मुस्लिम परंपरा का प्रतीक है और यह हिंदुई परंपरा का प्रतीक है। ये जो 2 नदियां हैं, एक गंगा एक यमुना, और ये संगम है कह लीजिए, तो गंगा और यमुना तहजीब का भी ये क्या है? प्रतीक है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रतीक है एक समन्वयी प्रतीक के रूप में बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? थोड़ा सी चर्चा आई है तो जान ही लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बिल्कुल सही, आपको पता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रायः पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष अशोक। और राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, जिसे क्रेन कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। डीजीपी कौन है, यानी पुलिस महानिदेशक कौन है? पुलिस महानिदेशक है हितेश चंद्र अवस्थी। कौन है? हितेश चंद्र एचसी अवस्थी, यानी हितेश चंद्र अवस्थी। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। ठीक है, ये भी एक तथ्य है, इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। एक और उत्तर प्रदेश में जिला है, उसका नाम है सोनभद्र, जो 4 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। प्रायः परीक्षा में पूछ लेता है कि पूरे भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है, तो उसका नाम क्या है? सोनभद्र नाम है। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जल्दी की ही खबर है, आसियान सचिवालय में जयंत खोब्रागड़े को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इन पर्सन के रूप में आपकी परीक्षा में इन पर्सन पूछा जाता है, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है। हो सकता है ये आने वाली परीक्षा, किसी परीक्षा का क्या हो, संभावित प्रश्न हो, तो ध्यान रखिएगा। अगर एक बार आपने ध्यान दे लिया तो मुझे विश्वास है कि परीक्षा में आपके मन में अगर कहीं ये प्रश्न आ गया भारत का आसियान में नया राजदूत कौन सा है, तो आप तुरंत टिक लगाएंगे क्या? जयंत खोब्रागड़े। आसियान की चर्चा उठी है तो मेरी इच्छा है कि आसियान के बारे में हम थोड़ा सा जान लें।
आसियान को अंग्रेजी में ASEAN कहते हैं। ये आपका आसियान का लोगो है, आसियान ASEAN। इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम जो है होगा, एक मिनट, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। पूरा नाम क्या है? आसियान का हिंदी में जो है इसे आसियान ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान। अंग्रेजी में आसियान कहते हैं, ASEAN, A फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है? यह सहयोगी संगठन है। मैप में देखते हैं कि आसियान कहाँ पर है, इसके देश कौन कौन से हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये आप देश दिख रहे होंगे, ये भारत है। ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है आसियान। क्या कहा जाता है? आसियान। यह दक्षिण पूर्व है। क्या है? दक्षिण पूर्व है। पूरे विश्व का मैप के हिसाब से ये जो क्षेत्र आता है, ये आता है दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप का ये जो इतना एरिया है, इसे आसियान नाम से जानते हैं। कौन कौन से देश हैं? देशों के बारे में जान लेते हैं कि आसियान में कौन कौन से देश हैं। मैप पे अगर आप एक बार नजर डाल लेंगे तो मेरा विश्वास है मैप भी तैयार हो जाएगा और आपको कभी भूलेगा नहीं कि आसियान में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं। तो जान लीजिएगा कि आसियान में 10 सदस्य राष्ट्र हैं। कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 10 सदस्य राष्ट्र हैं। कौन कौन से राष्ट्र हैं? क्रमवार देखिएगा। पहला जो राष्ट्र शामिल है उसे क्या कहते हैं? म्यांमार यानी बर्मा। दूसरा है लाओस, तीसरा थाईलैंड, चौथा वियतनाम, पांचवा कंबोडिया, छठवां मलेशिया, सातवां सिंगापुर, आठवां इंडोनेशिया, नवां फिलीपींस और 10वां ये छोटा सा राज्य है उसे कहते हैं हम ब्रुनेई। क्या कहते हैं? ब्रुनेई। कितने राज्य हो गए आसियान में? 10 राज्य। एक बार फिर से जान लीजिए 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो 10 राज्य हैं म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। ठीक है ना? इस वाले द्वीप को क्या कहते हैं? इस वाले द्वीप को कहते हैं सुमात्रा। जाने रहेंगे तो आपको बाद में काम देगा। क्या कहते हैं? सुमात्रा। इस वाले द्वीप को कहते हैं जावा। देखिए जावा सागर है, इसी नाम से जावा सागर पड़ा है। ये जो पूरा द्वीप है, इस पूरे द्वीप को हम कहते हैं बोर्नियो। क्या कहते हैं? बोर्नियो द्वीप कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि बोर्नियो द्वीप पे 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? 3 देश हैं। कौन कौन? देखते हैं। इतना जो क्षेत्र है बोर्नियो द्वीप पर, यह क्षेत्र है किसका? मलेशिया का। किसका क्षेत्र है? मलेशिया का। बाकी यहां से यहां तक जो 50 क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है? वो है इंडोनेशिया का। किसका क्षेत्र है? इंडोनेशिया का। और ब्रुनेई मात्र इतने छोटे से जगह पे सीमित है, बहुत छोटा सा देश है ब्रुनेई। आप इसको जूम करेंगे तभी देख पाएंगे कि ब्रुनेई है कहां। बिना जूम किए आप देख भी नहीं पाएंगे। ब्रुनेई भी जो है आसियान में सम्मिलित है। ये दिख रहा है ना, छोटा सा देश है ब्रुनेई। समझ गए? तो क्या क्या पता चला इस प्रश्न से? पहली बात तो पता चला कि आसियान में कितने राष्ट्र शामिल हैं? 10 राष्ट्र शामिल हैं। एक तथ्य हो गया। आसियान का अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है या सचिवालय कहाँ है, तो आप बताएंगे कि आसियान का जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वो है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है भैया? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है ये क्या है? जकार्ता है। ठीक। कौन कौन से राज्य शामिल हैं? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। ठीक, क्लियर हो गया? तैयार हो गया आपका आसियान के बारे में। आसियान का सेक्रेटेरिएट जकार्ता, 10 राष्ट्र शामिल है। 10 राष्ट्रों के बारे में आप जान गए।
छोटे छोटे आइलैंड्स के बारे में जान गए, ये आइलैंड सुमात्रा है, ये जावा है, ये क्या है, बोर्नियो है। ठीक है, अपना अगर देखेंगे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसमें देखेंगे तो ये जो है ये इंडिया का भाग है। किसका भाग है? इंडिया का भाग। और किसके नजदीक सबसे पड़ता है? सबसे नजदीक पड़ता है सुमात्रा आइसलैंड के पास। किसके नजदीक पड़ता है? सुमात्रा, यानी इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता है। समझ गए ना? एक आध दो बार परीक्षा में पूछा गया है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ध्यान रखिएगा। अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो लास्ट ये है, जिसको कभी कभी हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, वो किसके नजदीक है? वो सबसे ज्यादा नजदीक है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के, म्यांमार और टिक न लगाइएगा, किसके नजदीक है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी कौन? सुमात्रा जो आइलैंड है उसके सबसे नजदीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरा गड़े को। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है और उसका सही जवाब क्या होगा। ये जो करंट अफेयर सीरीज है इसमें प्रश्नों को इसलिए शामिल किया जाता है कि ताकि आपका डेली कुछ न कुछ छोटा छोटा करके रिवाइज होता रहे, रिपीट होता रहे, ताकि आप परीक्षा में जो है ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसे आप कभी देखे ही ना हो। इस सीरीज के माध्यम से हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जब आप परीक्षा में बैठें तो जितने भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हो उसके बारे में आपको गहराई से मालूम हो। कहीं से भी कोई भी से भी प्रश्न आ जाए और आपको क्या रहेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। बस आप इस करंट अफेयर सीरीज को देखते रहिए। ठीक है, प्रश्न अगला क्या है? सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील को दी मंजूरी। फ्यूचर ग्रुप जानते हैं आप, जो बिग बाजार वाला कॉन्सेप्ट था, अरे जिसके अध्यक्ष जो है किशोर पियानी जी हैं। कौन है? किशोर पियानी जी। अपने कोरोना के लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा तो आप जानते हैं सारे बिग बाजार, सारे माल वगैरह क्या हो गए? बंद हो गए। लेकिन अब जो बड़े बड़े माल्स हैं उनका किराया तो देना पड़ ही रहा था। बेचारे जो है 7-8 महीने में पूरी तरीके से टूट गए किशोर पियानी जी, और उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर ग्रुप जिसमें बिग बाजार वगैरह शामिल था किसको बेच दिया? रिलायंस को बेच दिया। ठीक है, इस डील पर कई आपत्तियां उठी, खासकर अमेजन ने जो है इस पे, अमेजन जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजन ने इस डील को जो है कहा कि यह जो है सीसीआई के नियमों के खिलाफ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों के विरुद्ध है और इस डील को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। दो कॉम्पिटिटिव लोग जो है मिल करके और मार्केट से अन्य कंपनियों को बाहर कर देना चाहते हैं। हालांकि सेबी ने क्या किया है? सेबी ने इस डील को क्या कर दी है? मंजूरी दे दी है। तो इस संदर्भ में परीक्षा में आने लायक प्रश्न क्या बनता है? आने लायक प्रश्न ये बनता है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। सेबी का पूरा नाम क्या है? सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या पूरा नाम है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका पूरा नाम है प्रतिभूति और विनिमय, भारत पहले लगा लीजिएगा, भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, सेबी का पूरा नाम क्या हो गया? प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। कहाँ है यह? मुंबई में है। ठीक है, तो 2-3 बातें पता चली। पहली बात पता चली ये कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी हैं। दूसरी बात पता चली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना भैया 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। और 1992 में इसे स्टैट्यूटरी पोजीशन प्रदान कर दिया गया। स्टैट्यूटरी कहने का मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट में एक सेबी एक्ट पास हो गया और इसे विधिक दर्जा प्रदान हो गया। कैसा दर्जा प्रदान हो गया? इसे विधिक दर्जा दे दिया गया। इसके पहले तक कैसा था? इससे पहले तक ये जो है कह लीजिए कि कार्यकारी आदेश पर बनाया गया एक बोर्ड था। 1992 में इसे जो है विधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है? क्या है? प्रश्न है, केंद्र सरकार ने
जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली परियोजना को दी मंजूरी। इस समाचार से जो है 2-3 दिन में ये समाचार काफी सुर्खियों में है। तो इस पर प्रश्न बनता है, रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ठीक, रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि रतले पनबिजली परियोजना किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आप बताएंगे कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की है, कहाँ? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। दूसरा प्रश्न बनता है कि किस नदी पर? तो उस नदी का सही नाम है चेनाब। क्या नाम है? चेनाब। अब चेनाब की चर्चा चली है तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं चेनाब और चेनाब के आसपास की जो है जो पंजाब की 5 नदियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है ना? ये मैप है, इसी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में जो सबसे उत्तर की जो है कह लीजिए नदी है, जो सबसे उत्तर है, दिशा तो आप जानते ही हैं, पढ़ा है आपने, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। जानते हैं ना मैप में, उत्तर ऊपर की दिशा को, दक्षिण नीचे की दिशा को, दाहिने तरफ की दिशा को क्या कहा जाता है? पूरब, और बाएं तरफ की दिशा को क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। तो ये जो नदी है जो यहाँ से निकलती है, ऐसे ऐसे करके बहती है, इसे हम कहते हैं इंडस। इंडस मतलब भैया सिंधु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं। दूसरी जो नदी बहती है वो है झेलम। तीसरी क्या है? चेनाब। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी नदी ऊपर से नीचे तक है। तो इसको जो है मैंने एक ट्रिक से याद किया है। किस ट्रिक से याद किया है? इस ट्रिक से याद किया है कि हमने तो याद कर लिया है भैया, श्री बालक राम इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या याद कर लिया भैया? श्री बालक राम इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। श्री बालक राम इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर इस क्रम को आपने याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जो सबसे उत्तर में नदी बहती है इन सब में वो कौन सी है? इंडस। इंडस कहने का मतलब क्या हो जाता है? सिंधु नदी। दूसरी जो नदी बहती है उसको क्या कहते हैं हम? झेलम, जो जम्मू कश्मीर में बहती है, कश्मीर की एक अच्छी नदी है। तीसरी क्या है? तीसरी है चेनाब, जिसकी चर्चा हो रही है और जिस पर अभी रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। चौथा क्या है? चौथा है रावी। पांचवा क्या है? ब्यास। और छठा क्या है? सतलज। ये पंजाब की 5 नदियां थी, ये 5 और ये मिलाकर के क्या हो जाती है? छठी नदी हो जाती है। जो पंजाब में नहीं बहती लेकिन कहाँ बहती है? जम्मू और कश्मीर में बहती है। तो परीक्षा में आपसे क्या पूछता है? परीक्षा में आपसे पूछता है, ये नदियां दे देगा और बताएगा कि उत्तर से दक्षिण में सही क्रम चुनिए। क्या चुनने को कहा जाता है? उत्तर से दक्षिण में सही क्रम चुनने को कहा जाता है। और आप कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस एक ट्रिक केवल आपको याद करना है। वो ट्रिक याद करना है कि श्री बालक राम इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी इन नदियों में सबसे उत्तर कौन सी है? सबसे उत्तर है इंडस। इंडस को हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं? सिंधु नदी। दूसरी नदी क्या है? दूसरी नदी है झेलम। तीसरी नदी क्या है? तीसरी को कहते हैं हम चेनाब। चौथी को कहते हैं रावी। पांचवी को कहते हैं ब्यास। और छठवीं को क्या कहते हैं? सतलज। एक बात और जान लीजिएगा, ये जितनी नदियां हैं, ये वाली जितनी नदियां हैं, ये कैसे बहती हैं? तो ये भैया पूरब से कहां बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती है। कहां बहती हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी ज्यादातर नदियां कहां बहती है? बाकी ज्यादातर नदियां आप देखें, गंगा उंगा जो है यहां से निकलती है और इधर जाती है, यानी पश्चिम से पूरब बहती है। लेकिन ये जो 6 नदियां हैं ये कहां से कहां तक बहती हैं? तो ये भैया जो है पूरब से पश्चिम बहती है। कहां से कहां तक बहती है? पूरब से पश्चिम बहती है। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कहां से कहां तक बहती है? पूरब से पश्चिम बहती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम आपने जान लिया।
सबसे उत्तर है इंडस, उसके बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ठीक है, किसी दिन मैं आपको या एक मैप लेकर के पूरी नदियों के बारे में अच्छे से बताऊंगा और आपको फिर ये कभी प्रश्न कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन पूरब बहती है, कौन पश्चिम बहती है, किसका क्रम उत्तर है, किसका क्रम दक्षिण है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैप के जरिए आपका मतलब कॉन्सेप्ट ही नदियों वाला अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए आप केवल इतना जानिए कि चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है किस जगह? यह जो है जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। किस जगह? किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी। ठीक है, इतना आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है और अपना अगला प्रश्न क्या है। तो अपना अगला टॉपिक है, प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को मिला चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बताता क्या है? यह बताता है कि दुनिया में किस देश की मिलिट्री जो है या किस देश की कह लीजिए पूरी सेना सबसे ज्यादा सशक्त है, और ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के नाम से जारी होता है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। प्रश्न भी पूछा गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया। तो आप जानते हैं कि मिलिट्री की जब भी बात हो तो सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है भैया? वो है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। और जो इंडेक्स जारी हुआ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यह इसके अनुसार विश्व की जो सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है वो कहाँ की है? अमेरिका यानी यूएसए की। दूसरे नंबर की कौन सी मिलिट्री है? दूसरे नंबर की मिलिट्री इसने रसिया को बताया है। तीसरे नंबर की मिलिट्री इसने चीन को बताया है और चौथे नंबर की मिलिट्री किसे बताया भैया? इंडिया को बताया है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसे मिला है? अमेरिका को मिला है। ठीक है, आज का यह सेशन यही समाप्त करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो जब भी मिले तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। और अपने जितने ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, उसमें प्लीज इसका लिंक क्या करिए? शेयर करिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.coaching.in पर संपर्क KOCHING coaching.in। नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।